नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम सामाजिक समझौते के सिद्धांत के परिचय को जान लेते हैं। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौता सिद्धांत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। 17वीं और 18वीं सदी की राजनीतिक विचारधारा में तो इस सिद्धांत की पूर्ण प्रधानता थी। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवीय न होकर एक मानवीय संस्था है जिसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया गया है। सिद्धांत के प्रतिपादक मानव इतिहास को दो भागों में बांटते हैं। पहला प्राकृतिक दशा की अवस्था, दूसरा नागरिक जीवन के प्रारंभ के बाद की अवस्था। इस सिद्धांत के सभी प्रतिपादक अत्यंत प्राचीन काल में एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं जिसके अंतर्गत जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए राज्य या राज्य जैसी कोई अन्य संस्था नहीं थी। सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों में स्थित प्राकृतिक अवस्था के संबंध में पर्याप्त मतभेद हैं। कुछ ऐसे पूर्व सामाजिक और कुछ इसे पूर्व राजनीतिक अवस्था कहते हैं। प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार या प्राकृतिक नियमों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करता था। इस प्राकृतिक अवस्था के संबंध में मतभेद होते हुए भी सभी विद्वानों का मानना है कि किसी कारण से मनुष्य प्राकृतिक दशा का त्याग करने को विवश हुए और उन्होंने समझौते द्वारा राजनीतिक समाज की स्थापना की। इस समझौते के परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति की प्राकृतिक स्वतंत्रता आंशिक अथवा पूर्ण रूप से समाप्त हो गई और स्वतंत्रता के बदले उसे राज्य एवं कानून की ओर से सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त हुआ। अब बात करें सामाजिक समझौता सिद्धांत के विकास की, तो सामाजिक समझौता सिद्धांत राजनीति के दर्शन की तरह ही पुराना है तथा इसे पूर्व और पश्चिम दोनों ही क्षेत्रों के विचारकों से समर्थन प्राप्त हुआ है। महाभारत के शांति पर्व में इस बात का वर्णन मिलता है कि पहले राज्य नहीं था और अराजकता का वातावरण था। ऐसी स्थिति में तंग आकर मनुष्यों ने परस्पर समझौता किया और मनु को अपना शासक स्वीकार किया। आचार्य कौटिल्य भी अपनी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में इसी सिद्धांत को मान्यता प्रदान करते हैं कि प्रजा ने राजा को चुना और राजा ने प्रजा की सुरक्षा का वचन दिया। प्राचीन राजनीतिक विचारों की जननी यूनान में सबसे पहले सोफिस्ट समुदाय ने इस विचार का प्रतिपादन किया कि सामाजिक समझौता का सिद्धांत ही राज्य का जन्मदाता है। उनका मत था कि राज्य एक कृत्रिम संस्था और समझौते का फल है। एपिक्यूरियन विचारधारा वाले वर्ग ने भी इसका समर्थन किया और रोमन विचारकों ने भी इस बात पर बल दिया कि जनता राज्य सत्ता का अंतिम स्रोत है। मध्य युग में भी यह विचार काफ़ी प्रभावपूर्ण था और मैनगोल्ड तथा थॉमस एक्विनास के द्वारा भी इस सिद्धांत का समर्थन किया गया। 16वीं और 17वीं सदी में समझौता सिद्धांत बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया और लगभग सभी विचारक इसे मानने लगे। रिचर्ड हुकर ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूप में समझौते की तर्कपूर्ण व्याख्या की और डच न्यायाधीश ग्रोसियस प्रूफेंडोर्फ तथा स्पिनोजा ने इसका पोषण किया, किंतु इस सिद्धांत का वैज्ञानिक और विधिवत रूप में प्रतिपादन 3 विचारकों द्वारा किया गया जिन्हें संविदावादी विचारक कहा जाता है। ये थे थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो। अब हम बात करते हैं थॉमस हॉब्स के समझौता सिद्धांत की। थॉमस हॉब्स का जीवन काल 1588 ईस्वी से 1679 ईस्वी तक है। थॉमस हॉब्स इंग्लैंड का निवासी था और राजवंश से संपर्क होने के कारण उसकी विचारधारा में राजतंत्र की झलक दिखाई देती थी। हॉब्स के समय में
इंग्लैंड में राजतंत्र और प्रजातंत्र के समर्थकों के बीच तनावपूर्ण विवाद चल रहा था। इस संबंध में हॉब्स का विश्वास था कि शक्तिशाली राजतंत्र के बिना देश में शांति और व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती है। अपने इस विचार का प्रतिपादन करने के लिए हॉब्स ने 1651 में एक पुस्तक लिखी जिसे लेवियाथन कहा गया। इस लेवियाथन नाम की पुस्तक में हॉब्स ने अपने समझौता सिद्धांत का वर्णन किया, जिसमें उसने सामाजिक समझौते सिद्धांत की व्याख्या की। सबसे पहले हॉब्स ने मानव स्वभाव को रेखांकित किया। उसके अनुसार, चूंकि हॉब्स ने इंग्लैंड में अपने समय में चल रहे गृहयुद्ध को नज़दीक से देखा था, इससे उसने मानव स्वभाव का घृणित पक्ष ही पाया। हॉब्स ने अनुभव किया कि मनुष्य एक स्वार्थी, अहंकारी और आत्माभिमानी प्राणी है। वह सदा ही अपने स्वयं से स्नेह करता है और शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। हॉब्स ने राज्य के निर्माण से पूर्व की प्राकृतिक अवस्था का भी वर्णन किया। उसके अनुसार, चूंकि मानव स्वभाव एक स्वार्थी, अहंकारी और आत्माभिमानी था, इसलिए ऐसे मनुष्य के जीवन पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण न होने का संभावित परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक दूसरे मनुष्य को शत्रु की दृष्टि से देखने लगा और सभी भूखे भेड़ियों के समान एक दूसरे को निगल जाने के लिए घूमने लगे। मनुष्य को न्याय और अन्याय का इस अवस्था में कोई ज्ञान नहीं था और प्राकृतिक अवस्था शक्ति ही सत्य की धारणा पर आधारित थी। अब हम समझते हैं समझौते के कारण को। हॉब्स के अनुसार जीवन और संपत्ति की सुरक्षा तथा मृत्यु और संहार के भय ने व्यक्तियों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह इस असहनीय प्राकृतिक अवस्था का अंत करने के उद्देश्य से एक राजनीतिक समाज का निर्माण करें। इस प्रकार हॉब्स ने समझौते का कारण बताने के उपरांत समझौते को भी बताया। हॉब्स के अनुसार नवीन समाज का निर्माण करने के लिए सब व्यक्तियों ने मिलकर एक समझौता किया। यह समझौता प्रत्येक व्यक्ति ने शेष व्यक्ति समूह से किया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मैं इस शक्ति अथवा सभा को, इस सभा को अपने अधिकार और शक्ति समर्पण करता हूं कि जिससे वह हम पर शासन करे, परंतु यह समर्पण इसी शर्त पर है कि आप भी अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण इसी रूप में करें और इसकी आज्ञाओं को मानें। इस प्रकार सभी व्यक्तियों ने एक व्यक्ति अथवा सभी के प्रति अपने अधिकारों का पूर्ण समर्थन कर दिया और यह शक्ति या सत्ता उस क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ता बन गई। यही राज्य का श्री गणेशिया प्रारंभ माना जाता है। हॉब्स ने समझौते के उपरांत नवीन राज्य के स्वरूप की भी व्याख्या की। हॉब्स ने माना कि इस प्रकार समझौते द्वारा एक निरंकुश राजतंत्रात्मक राज्य की स्थापना हुई, जिसका शासक संपूर्ण शक्ति संपन्न है और जिसके प्रजा के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है तथा शासित वर्ग को शासक वर्ग के विरुद्ध विद्रोह का कोई अधिकार